नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। बहुत ही फेमस कहावत है, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई। ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि मुकदमे में विरोधी पार्टी का बहुत मजबूत केस भी केवल उनकी सतर्कता की वजह से, जागरूकता की वजह से धराशायी हो जाता है। बस उन्हें जागरूक रहना होता है। उसके पहले बताऊं कि 2 दिन पहले की बात है। हमारे एक दोस्त हैं शर्मा जी, वो मॉर्निंग वॉक पे मिले और उन्होंने एक सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति शपथ लेकर एफिडेविट पे कोई बात कहता है तो क्या वो एविडेंस है। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था लेकिन परेशान करने वाला भी। और इसका प्रोविज़न है सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन दोनों प्रोविज़न को लेके चलें तो ये क्लियर है कि एफिडेविट इज़ नॉट एन एविडेंस। लेकिन क्यों? क्या इसका मतलब है कि एफिडेविट की कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या एफिडेविट कभी एविडेंस बन ही नहीं सकता? हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इस मुद्दे को बहुत बढ़िया डील किया। हालांकि उसके कुछ डीलिंग से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं लगता। मैं इस पे चर्चा करूंगा। जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है पार्वती नैर्थी वर्सेस लक्ष्मी नैर्थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि क्या एफिडेविट एक एविडेंस है। सामान्य व्यक्ति तो कहेगा कि भाई, चूँकि वो शपथ पे कह रहा है, ऑन ओथ कह रहा है कि अपने एफिडेविट में किसी बात को, तो उसको सबूत के रूप में माना जाना चाहिए और ये सोचना बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन एविडेंस लॉ में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अभी एविडेंस लॉ ये देखता है कि भाई जो व्यक्ति अपने एफिडेविट पे कहेगा, अपनी मतलब की बातें करेगा, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी सत्यता को कैसे जांचा जाए। तो उसका एक प्रोविज़न है लॉ में कि दूसरे पक्ष को, जो व्यक्ति एफिडेविट दे रहा है, उससे सवाल पूछने दिए जाए, या इसको दूसरे लीगल लैंग्वेज में कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए। अगर एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फिर कोर्ट उस क्रॉस एग्जामिनेशन को देखते हुए ये डिसाइड कर लेती है कि जो फैक्ट कहा गया है एफिडेविट में उसमें कितनी सच्चाई है। और केवल एफिडेविट दे देने से ही वो एविडेंस का रूप नहीं ले लेता। क्या एफिडेविट एविडेंस बन सकता है, ये भी एक सवाल है। कि चलिए नॉर्मली तो मान लिया कि भाई एफिडेविट एविडेंस नहीं है, लेकिन तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी हैं और एक लीगल प्रोविज़न भी है। खासकर सीपीसी में प्रोविज़न है ऑर्डर 19, जो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज में किसी फैक्ट को एफिडेविट के ज़रिए प्रूव किया जा सकता है और वो फिर एविडेंस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एफिडेविट अपने आप में एविडेंस नहीं बन जाता जब तक कि लॉ उसको परमिट नहीं करती एविडेंस के रूप में ट्रीट करने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं पार्वती नैर्थी वर्सेस लक्ष्मी नैर्थी का केस और उसके फैक्ट को समझते हैं और फिर किस तरीके से एफिडेविट वाले कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया इसमें, उसको समझते हैं। शीना नायरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बॉम्बे में रहते थे। उनके रेजिडेंशियल फ्लैट थी बॉम्बे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ थे वो कर्नाटका में, जिसको मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। दरअसल वो उनके 2 भाई 2 बहन थी और शादीशुदा थे। उनकी पत्नी और 5 बच्चे भी थे। फिर 1983 में उन्होंने एक विल कर दिया जिसमें अपनी एक बहन को उन्होंने सारी प्रॉपर्टी दे दी। 1984 में उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से दिल्ली में। फिर 1990 में उनकी बहन लक्ष्मी एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करती हैं जिसमें ये कहती हैं कि भाई मुझे इस विल की बेसिस पर मालिक बनाया जाए। उन नैरी की वाइफ और बच्चे सूट को कंटेस्ट करते हैं और कहते हैं विल फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड है, लेकिन वो ना तो कोई एविडेंस लाते हैं और ना ही लक्ष्मी नैर्थी के द्वारा जो एविडेंस लाया जाता है उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। लिहाजा ये होता है कि ट्रायल कोर्ट सूट को डिक्री कर देता है, फिर वो उसको चैलेंज करते हैं फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट भी अपील को डिसमिस करता है, फिर सेकंड अपील
फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है इस केस का, बहुत दिलचस्प केस, कि जब मुकदमा फाइल करती है लक्ष्मी, उसके बाद जो दोनों अटेस्टिंग विटनेस हैं वो एफिडेविट फाइल करते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि भाई जब मुझसे साइन करवाया गया तो हमें पता नहीं था कि किस डॉक्यूमेंट पे साइन कराया गया। ये दोनों एफिडेविट को कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिलता, लिहाजा क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आते उसकी वाइफ, टेस्टेटर की वाइफ और उसके बच्चे, तो उसको उतनी अहमियत नहीं मिलती और ये मुकदमा वो हार जाते हैं। और शुरू में जो मैंने कहा था कि अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जो ट्रायल कोर्ट में जितनी मेहनत होनी चाहिए थी, जितनी शिद्दत से उस मुकदमे का फॉलोअप होना चाहिए था, उसको लड़ना चाहिए था, वो नहीं किया गया और वो अपील में अपने सारे इस एस्पेक्ट को उठाते रहे। अब जो विटनेस जिसका मैं कह रहा हूँ वो विटनेस कोर्ट भी आता है, लेकिन अपने उस एफिडेविट को डिनाई नहीं करता जो पहले दिया था, और इवन की बाद में भी वो कहता है, लेकिन चूंकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो कोर्ट टेंटेटिवली ये मान लेती है कि विल ड्यूली प्रूव हो गया। तो इस आस्पेक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केवल एफिडेविट फाइल होने से एविडेंस नहीं हो जाता, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने डिसीजन पे रिलाई किया, आयूब खान नूर खान पठान वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें एफिडेविट को वैल्यू नहीं दी गई थी, एविडेंसरी वैल्यू नहीं दी गई थी, बट वो केस बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था। आयूब खान वाले केस में था कि एक आदमी इस शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का होता है, उसकी बेसिस पर वो अपना एक सर्टिफिकेट फाइल करता है, उसको नौकरी मिलती है। 7 साल के बाद एक स्ट्रेंजर अयूब खान ये कंप्लेन फाइल करता है कि वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का नहीं है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो फोर्स्ड भी रिजेक्ट कर देते हैं उसकी कंप्लेन को। फिर वो हाई कोर्ट जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ पे वो रिट फाइल करता है, उसके रिट को भी डिसमिस कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो स्ट्रेंजर है, उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, उसको चैलेंज करें। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज देती है, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी एक एफिडेविट फाइल करता है कि वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन हुआ है वो। फिर जो एग्रीव पार्टी था वो ये कहता है कि उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने दिया जाए, जो उसको नहीं दिया जाता है। फिर इस एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो केवल एफिडेविट फाइल हुआ था किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है जब तक कि जो एग्रीव्ड व्यक्ति है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना मिले, और ये लॉ लेट डाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे जो पार्वती वाले मैटर में थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो अटेस्टिंग विटनेस है वो था। अयूब खान वाले केस के में जो लॉ प्रपोंड हुआ, जो सिद्धांत कानूनी सिद्धांत था, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो विटनेस था, वो अटेस्टिंग विटनेस था, वो कोर्ट भी आया और उसने अपने पहले एफिडेविट को कहीं डिनाई नहीं किया, तो उसके एफिडेविट को ना देखना, और ख़ासकर विल के केस में जहाँ पे अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होता है तो कोर्ट के कंसाइंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी हो जाता है, इसके पहले कि उस विल को वैलिड डिक्लेयर किया जाए या प्रोबेट और लेटर एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी वाले मैटर में जो डिसीजन लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो वजह से। पहला कि 3 कंकरेंट फाइंडिंग थी नीचे की कोर्ट की और सभी ने विल को वैलिड डिक्लेयर किया था। दूसरा कि आर्टिकल 136 का जो स्कोप है उसमें एविडेंस को रीअप्रिशिएट करने की लिमिटेशन है, वो बहुत हद तक नहीं किया जा सकता। और जो खामियाजा भुगता पार्वती ने, जो टेस्टेटर की वाइफ थी, वो बिल्कुल सही भी था, क्योंकि जिस वक्त पे उसको मुकदमे को फॉलो अप करना चाहिए था, अपनी गवाहियाँ लानी चाहिए थी, दूसरे पार्टीज़ के विटनेस को एग्जामिन करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब एफिडेविट के बारे में जब जिक्र हो रहा है तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट याद आ रहा है, जो बहुत बेसिक जजमेंट है और 1955 का है, शिवराज वर्सेज AP बत्रा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये बहुत जगह कोर्ट भी होता है। उसमें क्या था कि शिवराज एक एफिडेविट फाइल करता है, उसकी बेसिस पर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करती है कुछ पुलिस वाले के खिलाफ। बाद में वो शिवराज आके कोर्ट में कहता है कि मैंने जो एफिडेविट फाइल किया था वो गलत है, मैं उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं उसके कंटेंट्स को वेरीफाई नहीं करता। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना,
कोर्ट ने बोला कि कंटेम्प्ट इशू करने के लिए एफिडेविट की जो वैल्यू है वो फुलफ़िल होती है, और उसके एफिडेविट पे रिलाई करते हुए कोर्ट ने कंटेम्प्ट में गिल्टी हेल्ड किया उन पुलिस वालों को जिनके खिलाफ उसने एफिडेविट फाइल किया था। तो एफिडेविट को बिल्कुल सिरे से नकार देना कि जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिले तब तक उसमें कही गई बातों का कोई वैल्यू नहीं है, ये एविडेंस के तौर पे नहीं पढ़ा जा सकता, ये अपने आप में एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। लेकिन नॉर्मली मुकदमे में अगर एफिडेविट फाइल होता है तो उस केस में उसकी एविडेंसरी वैल्यू बनने के लिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने एफिडेविट फाइल किया है वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में आना होगा, और ख़ासकर तब जब वो अपनी बातें कह रहा है और उसकी बातों से किसी और को नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, अगर उसकी एफिडेविट में ये है जो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है तो एडमिशन के तौर पे वो आ जाएगा और फिर एविडेंस एक्ट में कवर्ड होगा। तो ये डिस्कशन था जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो होप आपको इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो में डिस्कशन सही लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो दृष्टिकोण अपनाया एफिडेविट को लेकर वो सही था, और ख़ासकर अटेस्टिंग विटनेस के तौर पे जिसका एफिडेविट था उसके संदर्भ में। दूसरा, क्या अटेस्टिंग विटनेस के एफिडेविट को अधिक महत्व मिलना चाहिए नॉर्मल एफिडेविट जो विटनेस के तौर पे आते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में? इन दोनों सवाल के जवाब जानने के लिए मैं आपका वेट करूँगा। कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिए, और आज के सफ़र में इतना ही। जय हिंद।